हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग दोस्तों आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो घटना चक्र पढ़ने जा रहे हैं। हिस्ट्री का घटना चक्र पढ़ने जा रहे हैं और हिस्ट्री के घटना चक्र में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है दक्षिण भारत का जो टॉपिक होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे क्वेश्चन बहुत सारा बनता है। तो ठीक है, हम लोग आज घटना चक्र में से दक्षिण भारत के चोल चालुक पल्लव संगम युग को पढ़ने जा रहे हैं और देखने जा रहे हैं। तो आप एक गूगल से देखते जाएंगे और आप लोग पीडीएफ को भी देखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। ठीक है, साथ में हम है ही आपका भाई पढ़ाने के लिए। चलिए मिलके पढ़ते हैं दोनों भाई, सभी भाई। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखिए, नोट्स पहला है संगम कालीन साहित्य में कौन को एवं मनन शब्द राजा के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, ये कौन को मनन शब्द होता है, ये किसके लिए प्रयोग होता है? ये राजा के लिए प्रयोग होता है। कहाँ? तो भैया संगम कालीन साहित्य में। संगम या संगम सामान्यतः गोष्ठी या परिषद के अर्थ में प्रयुक्त होता है। संगम या संघम सामान्यतः किस में प्रयोग होता है? तो गोष्ठी या परिषद के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इन संगमों में तमिल कवियों द्वारा रचा गया इतिहास संगम साहित्य कहलाता है। देखिए, संगम साहित्य क्या होता है? तमिल कवि के द्वारा जो रचा गया ये साहित्य है। तमिल कवियों के द्वारा रचा गया साहित्य को ही हम लोग संगम साहित्य कहते हैं। ठीक है, क्या किसे कहते हैं भैया? तमिल कवियों के द्वारा रचा गया साहित्य को ही हम लोग क्या बोलते हैं? संगम साहित्य है। क्वेश्चन आ जाएगा इनमें से संगम साहित्य क्या होता है? तो तुम्हें लिख देगा उसमें, ऑप्शन में रहेगा तमिल कवियों द्वारा रचा गया इतिहास। ठीक है, संगम साहित्य तमिल साहित्य सबसे बड़ा प्राचीन उपलब्ध अंश है भैया। संगम साहित्य जो है तमिल साहित्य का सबसे बड़ा प्राचीन उपलब्ध अंश है। ठीक है, तमिल साहित्य का सबसे बड़ा प्राचीन उपलब्ध अंश कौन सा है? तो संगम साहित्य है। संगम युग में दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित किए गए थे। संगम युग में दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित किया गया था। आप लोगों को पूछ भी देगा कि किन राजाओं के संरक्षण में 3 संगम काल का आयोजन हुआ था, तो बोलिएगा पांड्या राजाओं के शासनकाल में। ठीक है, तो प्रथम जैन संगति जो है मदुरई में हुआ था, द्वितीय जैन संगति कपाटपुरम में हुआ था, तृतीय संगम समिति मदुरई में हुआ था। क्षमा चाहते हैं, जैन बोला गया। ठीक है, तो देखिए साथियों, इसमें ऐसा बात है कि प्रथम और तृतीय जो है ना संगम साहित्य कहाँ हुआ था बैठक, तो इसके मदुरई में हुआ था। कैसे याद रखना है? प्रथम संगम का बैठक और तृतीय संगम का बैठक कहाँ हुआ था? मदुरई में हुआ था। और दूसरा हुआ था कहाँ पे? कपाटपुरम। ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, और ये प्रथम संगम साहित्य का जो अध्यक्ष थे वो अगस्त ऋषि जी थे। देखिए यहाँ अगस्त ऋषि जी है। और द्वितीय संगम साहित्य के भी जो है अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि ही थे। ठीक है ना। और उसके बाद तृतीय संगम साहित्य के जो अध्यक्ष थे वो नक्कीरर थे। कौन थे? नक्कीरर थे। ठीक है, चलिए हम इसी तरह पढ़ते जाते आगे बढ़ेंगे। आप लोग बताएंगे प्रथम संगम साहित्य का बैठक कहाँ हुआ था? मदुरई में हुआ था। और द्वितीय संगम साहित्य का बैठक कहाँ हुआ था? तो भैया कपाटपुरम में हुआ था। तृतीय संगम साहित्य का बैठक कहाँ हुआ था? मदुरई में हुआ था। पहला और तीसरा कहाँ हुआ था? मदुरई में। दूसरा कहाँ हुआ था? कपाटपुरम में। ठीक है, याद हो गया। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। और एक इसका अध्यक्षता भी याद करिए लीजिए। पहला और दूसरा का अध्यक्षता कौन किया था? तो अगस्त ऋषि जी किए थे। तीसरा का अध्यक्षता कौन किया था? तो नक्कीरर किए थे। ठीक ना। दक्षिण भारत में आर्यकन का श्रेय महर्षि अगस्त को दिया जाता है। देखिए, दक्षिण भारत में आर्यकन का श्रेय किसको दिया जाता है? तो महर्षि अगस्त को दिया जाता है। ठीक ना। इन्हें तमिल साहित्य के जनक के रूप में जाना जाता है। आपको यह क्वेश्चन पूछ देगा तमिल साहित्य के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो महर्षि अगस्त ऋषि को जाना जाता है। क्या जाना जाता है? ठीक है, तो लका पीएम। तो लका पीएम भैया क्या है? तो देखिए यहाँ पढ़ते हैं। तो लका पीएम जो है गुरु, द्वितीय जैन संहति द्वितीय जैन संगति का एक मात्र अवशिष्ट ही नहीं परंतु यह अद्यतन उपलब्ध तमिल साहित्य का प्राचीन ग्रंथ है। तो लकाप्यम क्या है भैया? एक प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, और यह द्वितीय संगम साहित्य में से लिखा गया था। ठीक है, इसके प्रणयनकर्ता तो लकापियर जी है। तो लकापियम किसने लिखा था भैया? उसको तो लकापियम को लकापियर ने लिखा। ठीक है, और ये जो अगस्त ऋषि के 12वें योग शिष्य में से थे, एक थे। ठीक है, तो लकापियर कौन थे भैया? तो लकापियर जो है ना अगस्त ऋषि के 12वें योग शिष्यों में से एक थे। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। क्या है? यह एक व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, बोले तो लकापियम क्या है? तो ये दक्षिण भारत का क्या है? एक व्याकरण ग्रंथ था। कौन सी है ये? दक्षिण भारत का एक व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना सूत्र शैली में की गई थी। ठीक है,
व्याकरण के साथ साथ यह काव्य शास्त्र की भी उच्च कोटि का ग्रंथ है। ठीक है। शिल्पादिकारम, शिल्पादिकारम का लेखक कौन है भैया? इलंगो आडिगल थे। शिल्पादिकारम का लेखक कौन है? इलंगो आडिगल। कौन थे? शिल्पादिकारम का लेखक इलंगो आडिगल थे। यह संगम साहित्य का महत्वपूर्ण काव्य है, महाकाव्य है। इसका लेखक चोल नरेश कारिकल का पौत्र था। ये जो इलिंगो आडिगल था, ये चोल नरेश जो थे ना कारिकल, उसका पोता था। कौन था भैया? पोता था। इस ग्रंथ में पुहार एवं कावरीपट्टनम के एक धान्य व्यापारियों के पुत्र कोवलन और एवं उसकी अति सुंदर किंतु दुर्भाग्यशालीन पत्नी कनगी से संबंधित दुखद एवं मार्मिक कथा था। पूछ देगा कोवलन और कनगी के संबंधित दुखद मार्मिक कथा किसमें थी? सन्निहित है, तो उसको बोल देगा शिल्पादिकारम में है। ठीक है। किसे? शिल्पादिकारम में है। ठीक है। और शिल्पादिकारम किसने लिखा था भैया? इलंगो आडिगल ने लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तिरुकुल्लु तमिल भाषा में रचित काव्य रचना है। तिरुकुल क्या है भैया? तमिल भाषा में रचित क्या है? काव्य रचना है। इसमें नीति शास्त्र का वर्णन है। इसके रचयिता कौन है भैया? तिरुवल्लुर है, तिरुवल्लुर। अभी हम लोग तीन को साहित्य पढ़े। पहला पढ़े तोल्काप्पियम, जिसको किसने लिखा था? तोल्काप्पियर ने लिखा था। दूसरा पढ़े हम लोग शिल्पादिकारम, शिल्पादिकारम किसने लिखा था? इलंगो आडिगल ने लिखा था। इसमें शिल्पादिकारम में क्या है? तो शिल्पादिकारम में कोवलन और कन्नगी के संबंधित दुर्भाग्य एवं मार्मिक कथा का वर्णन है इसमें। तीसरा पढ़े हम तिरु तिरुकुरल, तिरुकुल तमिल भाषा में रचा एक काव्य रचना है, जिसका रचयिता कौन है? तिरुवल्लुवर है। कौन है? तिरुवल्लुवर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो लकापियम तमिल भाषा के व्याकरण की पुस्तक है। देखिए हम आपको बोले थे ना, तो लकापियम क्या है भैया? तमिल भाषा की व्याकरण की पुस्तक है। बोलेगा तमिल भाषा के व्याकरण की पुस्तक क्या है भैया? तो लकापियम। कुरल, कुरल क्या है भैया? तमिल साहित्य का बाइबिल कहा जाता है भैया। तमिल साहित्य का बाइबिल तथा लघु कथा, लघु वेद कहा जाता है। कुरल क्या आ गया? कुरल क्या? तमिल साहित्य का बाइबिल एवं लघु वेद माना जाता है। इसे मुप्पाल भी कहा जाता है। ठीक है। बोलेगा मुप्पाल क्या होता है? मुप्पाल किसे कहते हैं? तो बोल देगा भैया ये जो तमिल साहित्य का बाइबिल या लघु वेद कहा जाता है। लघु तमिल साहित्य का बाइबिल या लघु वेद किसे कहा जाता है? तो कुरल को कहा जाता है, या मुप्पाल को भी कहा जाता है। ठीक है। ठीक है, इसी को याद करते जाइए क्योंकि क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। इसकी रचना सुप्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुर ने किया था। ठीक है ना। इसकी रचना, ये जो कुरल था, कुरल की रचना किसने किया था भैया? तिरुवल्लुर ने किया था। किसने किया था भैया? तिरुवल्लुर ने। ठीक है। और तिरुकुरल भी तमिल भाषा में जो काव्य था रचना, उसको भी तिरुवल्लुर ने ही लिखा था। ठीक है ना। अनुश्रुतियों के अनुसार तिरुवल्लुर ब्राह्मण के अवतार थे। देखो भैया, अनुश्रुतियों के अनुश्रुति जी थे, उन्होंने कहा कि भैया तिरुवल्लुर जो है ना, ब्रह्मा जी के अवतार है भैया। किसके अवतार है? ब्रह्मा जी के अवतार है। पल्लव शासक श्री विष्णु ने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। यहाँ बोल देगा अवनी सिंह की उपाधि किसने धारण की थी? भैया पल्लव शासक सिंह विष्णु ने किया था। किसने किया था? सिंह विष्णु ने। अवनी सिंह का उपाधि धारण किसने किया था? तो सिंह विष्णु सिंह जी ने अवनी सिंह का उदाहरण, सॉरी, उपाधि धारण किया था। ठीक है। कासाकुड़ी जनपद के ज्ञात होता है कि श्री विष्णु ने चोल पांड्या सिंहल आदि राजाओं को पराजित किया था। बोलेगा श्री विष्णु ने चोल पांड्या सिंहल आदि राजाओं को पराजित किया था। किससे यह ज्ञात होता है? यह कासाकुडी दौन पदर से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? कासाकुडी दौन पदर से प्राप्त होता है। ठीक है। हाँ सेब है। देखिए अब फिर ऐसे भी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ देगा, कासाकुडी दौन पद से क्या भैया प्राप्त हुआ था? तो इसमें श्री विष्णु ने चोल पांड्या और सिंहल आदि राजाओं को पराजित किया था, उसी के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होता है भैया कासाकुडी दौन पद से। बस एक मिनट थोड़ा सा रुक जाएगा तो चार्ज लगा लेते हैं। 1 मिनट बच्चों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चलिए भैया, ये तो हो गया कासाकुडी, हो गया कासाकुडी दौन पद से क्या प्राप्त होता था भैया? श्री विष्णु जी थे ना, श्री विष्णु ने चोल हो गया, पांड्या हुआ, सिंहल हुआ आदि राजाओं को पराजित किया था। ठीक ना। उसी में पता चलता है। नरसिंह वर्मन प्रथम आता है। ये नरसिंह वर्मन प्रथम है। नरसिंह वर्मन प्रथम जो है, महामल्ल की उपाधि धारण की थी। महामल्ल की उपाधि किसने धारण की थी भैया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने किए थे। और बोलेगा अवनी सिंह का उपाधि किसने धारण किया था? पल्लव शासक सिंह विष्णु ने किया था। ठीक है। परमेश्वरम प्रथम ने लोकादित्य एकमल, एक आता है परमेश्वरम प्रथम। इसने कहता लोकादित्य एकमल रणंजय अत्यंत कामय उगंग दंड या गुण भाजन आदि उपाधि का धारण किया था। ठीक है। महेंद्र वर्मन प्रथम जो थे, इन्होंने मत विलास प्रहसन प्रहसन नामक हास्य का ग्रंथ की रचना की थी। क्वेश्चन पूछता है
मत विलास पर हसन नामक हास्य की ग्रंथ की रचना किसने किया था? महेंद्र वर्मन प्रथम ने किया था। किसने किया था? महेंद्र वर्मन प्रथम ने किया था। मत विलास पर हसन का नामक रचना ग्रंथ की रचना किया था, ठीक ना। मत विलास प्रहसन नामक ग्रंथ किसने रचना किया था? तो भैया महेंद्र वर्मन प्रथम ने किया था, ठीक है। बोले महामल की उपाधि किसने धारण की थी? नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। अवनी सिंह का उपाधि किसने धारण की थी? तो पल्लव शासक कौन था भैया? सी विष्णु जी, हाँ बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। संगम साहित्य में केवल चोल चेर एवं पांड्या राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण है। देखिए संगम साहित्य में किसके कौन से राजाओं के बारे में विकास का विवरण है? तो चोल चेर एवं पांड्या, कौन कौन? चोल चेर एवं पांड्या राजाओं का उद्भव और विकास का विवरण है। चोल चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने तंजौर वर्तमान तंजावुर के शैव मंदिर जो राजेश्वर या बृहदेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। देखिए चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने कौन कौन है भैया? तंजौर वर्तमान में तंजावुर है कि ये शैव मंदिर है, ठीक है। चोल स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना कौन सा है भैया? तंजावुर में उपस्थित जो शैव मंदिर है, जिसे हम लोग राजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, वो जिसे हम लोग राजेश्वर या बृहदेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, यही एक चोल का स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना है, ठीक ना। और इसका निर्माण जो कराया था, राजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? राज प्रथम ने कराया था। ये बहुत जगह क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी में, बीपीएससी में, बिहार एसएससी में, बहुत जगह, बिहार दरोगा सभा, बिहार पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्येश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया है? तो राजराज प्रथम ने कराया है, ठीक है, राजन प्रथम ने कराया था। भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा था लंबा या मंदिर द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट नमूना है। देखिए ये जो जितने भी दक्षिण में जितने भी मंदिर है ना, दक्षिण में जितने भी मंदिर है वो सभी द्रविड़ शैली का बनते हैं। कौन से बनते हैं? द्रविड़ शैली का बनते हैं, ठीक है। और हम लोग के इधर बनता है नागर शैली का। कौन सा बनता है? नागर शैली का। उत्तर भारत में कौन शैली का मंदिर बनता है? तो नागर शैली का। और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली का, ठीक है। इस मंदिर के बहिर्भाग में क्या है? इस मंदिर के बहिर्भाग में, एक मिनट रुकिए, ये थोड़ा सा हो गया इसको। हाँ रुक। इस मंदिर के बहिर्भाग में नंदी नंदी की एक कास्मक विशाल मूर्ति है। बोलेगा नंदी का एक विशाल मूर्ति कौन सा मंदिर के आगे है? तो भैया बृहदेश्वर मंदिर के आगे है। और बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था? राजा प्रथम ने बनाया था, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कृष्ण तथा तुंगभद्रा नदी से लेकर कुमारी अंतरीप तक का विस्तार भूभाग प्राचीन काल में तमिल प्रदेश का निर्माण करता था। इसमें कोरोमंडल तट तथा दक्कन के कुछ भाग, उरयूर, कावेरीपट्टनम, तंजावुर आदि चोलों के अधिपत्य से अधिकार में थे, ठीक है। चोलों का अधिकार में जो भी थे, जैसे चोलों का अधिकार में जो तमिल क्षेत्र था, तमिल क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक था? कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदी से लेकर कुमारी अंतरीप तक का विस्तृत भूभाग ये प्राचीन काल में तमिल प्रदेशों का निर्माण करता था, ठीक है। और इसके क्षेत्र में जो आता था भैया कोरोमंडल तट जो है वो भी इसके अंदर आ जाता था। दक्कन के कुछ भाग है, जैसे उरयूर हो गया, कावेरी पट्टनम हो गया, तंजावुर हो गया, ये सब आदि चोलों के अधिकार में थे। प्रांतक वन, ये प्रांतक वन जो थे, प्रांतक वन के अंतिम दिनों में राष्ट्रकूट शासन, प्रांतक वन के अंतिम दिनों में राष्ट्रकूट शासन कृष्ण कृष्ण तृतीय ने पश्चिमी गंगों की सहायता से तुर्लकोकम के युद्ध में चोलों को पराजित कर दिया, ठीक है। तो तक्कोलम के युद्ध में किसको पराजित कर दिया भैया? तक्कोलम के युद्ध में चोल को परास्त कर दिया था, हरा दिया था। किसने हराया था? तो भैया कृष्ण तृतीय ने हराया था। प्रांतक के अंतिम दिनों में तो राष्ट्रकूट के शासन का जो शासक था कृष्ण कृष्ण तृतीय ने कृष्ण तृतीय ने गंगो की सहायता से तो कोल्लम के युद्ध में चोलों को परास्त कर दिया। बोल देगा भैया तो कोल्लम के युद्ध में चोलों को परास्त किया था, किसकी सहायता से किया था? तो गंगो बतुकी द्वितीय की सहायता से, गंगो बतुकी द्वितीय की सहायता से कृष्ण तृतीय ने चोल को तक्कोलम के युद्ध में परास्त कर दिया था। वो गंगो की सहायता से किया था ना, तक्कोलम के युद्ध में। बोलेगा तक्कोलम का युद्ध किनके किसके बीच में हुआ था? तो बोलेगा राष्ट्रकूट की तृतीय और चोलों के बीच में हुआ था, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और तंजौर पर अधिकार कर लिया था। तंजौर पर देखिए भैया हरा दिया, तंजौर पर अधिकार ही कर लेगा। कृष्ण तृतीय ने इस उपलक्ष्य में तंजय कोंड की उपाधि ग्रहण किया था। जैसे इन्होंने तक्कोलम के युद्ध में क्या कर दिया? तंजौर को जीत गया। तंजौर को जीत गया था भैया, इन्होंने क्या नाम रख लिया अपने आप को? तंजौर कोंड की उपाधि। ले भैया तंजौर कोंड की उपाधि धारण कर लिया इन्होंने, क्या कहता ना, तंजौर कोंड की उपाधि धारण कर लिया। चलिए अब आते हैं यहाँ पे। चोल की राजधानी तंजौर थी। चोल की राजधानी कहाँ थी भैया? चोल की राजधानी थी तंजौर, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त गंगचोलपुरम भी चोलों की राजधानी बनी। गंगचोलपुरम भी चोलों की राजधानी बनी। संगम काल में चोलों की राजधानी उरयूर थी।
संगम काल में चोलों की राजधानी कहाँ थी? उदयपुर थी। पूछ देता है क्वेश्चन, संगम काल में चोलों की राजधानी कहाँ थी? तो उदयपुर थी। संगम काल में चोलों की राजधानी कहाँ थी भैया? तो उदयपुर थी। ऐसे चोलों की राजधानी कहाँ है? तंजौर है वर्तमान में तंजावुर है। इसका थे गंग 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 चोलपुरम भी थे, चोलों की राजधानी बनाया गया था, ठीक ना। संगम काल में चोलों की राजधानी आपको पता है उदयपुर थी। द्रविड़ देशों में चोल अध्यापत्य का स्थापना वर्ष उत्तर प्रांतक वन ने की थी। देखिए द्रविड़ देश किसे बोलते हैं? तमिल क्षेत्र को। तो चोल अध्यापित की स्थापना किसने की थी? तो प्रांतक वन ने किया था। किसने किया था भैया? प्रांतक वन ने किया था। इसने मथुरा के पांड्या राजा राज सिंह द्वितीय को हराकर मधुर मधुर कौन की उपाधि धारण किया था? बोलेगा मधुर कौन की उपाधि किसने धारण किया था भैया? प्रांतक वन ने किया था। प्रांतक वन ने मधुर कौन की उपाधि क्यों धारण किया था? क्योंकि इन्होंने मथुरा के पांड्या राजा सिंह द्वितीय को हरा दिया। मथुरा के मदुरा सॉरी नॉट मथुरा, मदुरा के पांड्या शासक राजा सिंह द्वितीय को हरा दिया। तो इसलिए अपना नाम इन्होंने क्या रखा? मदुरै कोंड रखा है। इसी का नाम रखा इन्होंने मदुरै कोंड को परिधान कर लिया भैया। किसने किया था? प्रांतक वन ने किया था, क्योंकि इन्हें मदुरा के पांड्या राजा सिंह द्वितीय को हरा दिया था। अब आता है भैया राज राज प्रथम ये वो आदमी था जो पिछले अभी पढ़ाया जस्ट आपको, इन्होंने विदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए ठीक है। राजराज प्रथम ने सर्वप्रथम चेर राज को केरल कंडलुम में परास्त कर दिया। सर्वप्रथम चेर राज को केरल कंडलुम में परास्त कर दिया था राजराज प्रथम एवं उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम। ठीक है, राजराज प्रथम का एक पुत्र था राजेंद्र प्रथम ने दक्षिणी पूर्वी एशिया के सैलों साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीत लिया था। चोल शासक राजराज प्रथम ने सिंहल पर आक्रमण करके उत्तरी सिंहल को जीतकर अपने राज में मिला लिया। ठीक है ना। चोल शासक राजराज प्रथम ने जो है सिंहल वजह श्रीलंका पर आक्रमण करके क्या किया? उत्तरी सिंहल को जीतकर अपने राज में बना लेगा मिला लिया। तो इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है कौन से राजा ने श्रीलंका को अपने क्षेत्र में मिला लिया था? तो वह राजराज प्रथम थे। ठीक ना। विजित क्षेत्र में राजराज ने अनुराधपुरम को नष्ट कर पोल्लोनुरुआ को इस क्षेत्र की राजधानी बना दिया है। बोलेगा अगर श्रीलंका को अगर जीत लिया था, श्रीलंका जीतने के बाद कौन सा राजराज प्रथम ने किसको राजधानी बनाया था? तो पोल्लोनुरुआ को बनाया था। ठीक ना। और इसका नाम उन्होंने रख दिया जननाथ मंगलम नाम रख दिया। ठीक ना। वहां का जो श्रीलंका को भैया पहले उन्होंने जीतने के बाद क्या किया? वहां का राजधानी बनाया। किसको बनाया भैया? पोलोनरुआ को। बोला कि यार इस नाम जो है ना बड़ा अजीब टाइप से है, नहीं पढ़ पाते हैं, चलो इसका नया नामकरण करते हैं। राजराज प्रथम इसका नया नाम रख दिया, जननाथ मंगलम नाम रखा। क्या नाम रखा इसका? जननाथ मंगलम रखा। ठीक है। देखिए हम लोग भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। चलिए पढ़ते आगे बढ़ते हैं हम लोग। राजराज प्रथम की मृत्यु के बाद उसका योग्यता पुत्र कौन था? योग्यतम पुत्र कौन था भैया? राजेंद्र प्रथम था, वही सम्राट बन गया। अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया। राजेंद्र प्रताप राजेंद्र प्रथम का काल चोल शासक का चरमोत्सव का काल था, क्योंकि सबसे ज्यादा बोले क्वेश्चन ये आ जाएगा किस चोल शासक में चोल शक्ति चरमोत्कर्ष पे था? चलो तो वो भैया था राजेंद्र प्रथम के शासन काल में चोल का जो शक्ति था पूरा चरम पे था, एकदम पूरा। समझे? राजेंद्र प्रथम के बारे में कहा गया है कि इसने बंगाल की खाड़ी, देखो भैया ये राजेंद्र प्रथम था, बहुत ही डेंजर आदमी था। इसने क्या किया भैया? बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया और उसने से संपूर्ण सिंहल द्वीप श्रीलंका को जीत लिया। समझे? बंगाल की खाड़ी को पूरा एकदम चोल झील बना दिया। ले भैया इसका नाम चोल झील है। और श्रीलंका को भी जीत लिया इन्होंने। बताया सिंहल राजा महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज में लाया। समझा? और जो श्रीलंका का जो राजा था सिंहल पंचम थे, उनको उठा के सिंहल राजा महेंद्र पंचम थे, उनको उठा के अपना भैया चोल राज में लेते आया। उसने पवित्र गंगा जल लाने के उद्देश्य से गंगा घाटी में अभियान किया तथा पाल शासक महिपाल प्रथम को पराजित कर दिया। देखिए भैया इनको जो गंगा जल लेने का बहुत ही मतलब अच्छी बचा कि भैया हमको गंगा जल चाहिए। तो बोला गंगा जल कहाँ मिलता है? तो बोला चलिए भैया पाल शासक की ओर जो है ना उधर गंगा जल मिलता है। गया पाल शासक की ओर, महिपाल शासन कर रहा था, महिपाल को हरा दिया, महिपाल प्रथम को अपराजित कर दिया और गंगा जल वहां से लेकर चल दिया। जैसे इन्होंने महिपाल को एकदम हराया, उसके बाद अपना ये नाम क्या नाम रखा? गंगा जी लेकर आया तो गंग कोंड उपाधि धारण कर लिया। क्या इन्होंने कर लिया? गंग कोंड चोल की उपाधि कर लिया। गंग कोंड की उपाधि किसने धारण किया था भैया? राजेंद्र प्रथम ने किया था। ठीक है। तथा गंग कोंड चोलपुरम नामक एक नई राजधानी की स्थापना कर दी भैया।
जैसे इन्होंने गंगा जी लेके जल लेके महिपाल जी को हरा के, पाल शासक महिपाल जी को हरा कर अपने चोल शासन में आया, वैसे इन्होंने नाम रख दिया भैया, अपने आप का उपाधि धारण किया, गंगकोंड नाम रखा, गंगकोंड नाम रखा। और एक राजधानी स्थापना किया, गंगकोंड चोलपुरम राजधानी स्थापित कर लिया। ठीक है। नवीन राजधानी के निकट ही उसने सिंचाई के लिए चोलमंग नामक विशाल तालाब का भी निर्माण कराया इन्होंने। जैसे नया राजधानी बनाया, नया राजधानी कौन सा बना था, बोलिए आप लोग, नया राजधानी कौन बनाया था, गंगकोंड चोलपुरम बनाया था। उसी जगह जस्ट एक तालाब बनाया, ठीक है, विशाल तालाब बनाया, सिंचाई के लिए तैयार तालाब बनाया था इन्होंने। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, नवीन राजधानी के निकट ही उसने सिंचाई सिंचाई के लिए क्या है, एक विशाल तालाब का निर्माण कराया, जिसका नाम क्या नाम रखा इन्होंने, चोल गंगम नाम रखा। क्या नाम का, चोल गंगम नाम रखा है इन्होंने। कुलोत्तुंग वन के समय में श्रीलंका के राजा विजय बाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की, किंतु कुलोत्तुंग वन ने श्रीलंका में चोल प्रभाव की समाप्ति के प्रति किसी कटुता का प्रदर्शन नहीं किया। उसने अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार वीरू पेरुमल के साथ कर दिया। ठीक है, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चोल शासक कुलोत्तुंग वन के शासनकाल में 1077 ईस्वी में 72 सौदागरों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा गया था। हाँ, ये भाई कुछ पूछ सकता है कि कौन से ऐसा शासन था जिन्होंने अपने 72 सौदागरों को चीन भेजा था, तो भैया वो कुलोत्तुंग था। चोल चोल का कुलोत्तुंग प्रथम था। ठीक है ना। कुलोत्तुंग वन को चोल लेखों में सुगंग तीर्थक अर्थात करों को घटाने वाला कहा गया। ठीक है। चोल साम्राज्य को प्रशासन की सुविधा के लिए 6 प्रांतों में विभाजित किया गया था। चोल साम्राज्य को प्रशासन की सुविधा के लिए 6 प्रांतों में बांटा गया था। ये देखिए, चोल जो है ना भैया, जो फेमस था अपना साम्राज्य के सम्राट प्रशासन के सुविधा के लिए ही फेमस था। ये चोल साम्राज्य को प्रशासन की सुविधा के लिए 6 प्रांतों में विभाजित किया गया था। ठीक है ना। प्रांत को मंडलम कहा जाता है, प्रांत को क्या कहा जाता है, मंडलम कहा जाता है। प्रांत का विभाजन कोट्टम कहा गया तथा अथवा वलनाडु कहा गया। ठीक है ना। वलनाडु में हुआ। यह आधुनिक कमिश्नरों की तरह था। ठीक है ना। प्रत्येक कोट्टम कई नाडु हुआ करते थे। ठीक है। जिलों जिलों को नाडु कहा जाता था। जिलों नाडु को, नाडु की सभा को क्या, नट्टार कहा जाता था। ग्राम संघ को कुर्राम कहा गया, ग्राम संघ को क्या, कुर्राम कहा जाता था। व्यापारिक नगरों में नगरम, व्यापारिक नगरों में क्या था, नगरम का नामक व्यापारियों की भी सभा होती थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा होती थी। प्रशासन की सबसे छोटी छोटी इकाई क्या होती है भैया, ग्राम सभा। क्वेश्चन भी आएगा आपको, प्रशासन के चोल शासन काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी, ग्राम सभा होती थी। ठीक है। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन में ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल का कार्यकाल का विस्तार विवरण उत्तर मेरु रूप से जो प्राप्त लेखों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। ठीक है। चोलकालीन गांवों की गतिविधि को देख रेख के कार्यकारिणी समिति करती थी, जिसे वरीयम कहा जाता था। देखिए भैया, चोल काल में गांवों की गतिविधि को देख रेख करने के लिए क्या, एगो कार्यकारिणी होता था, एक समझे, एक अधिकारी होता था, उसका नाम क्या रखते थे भैया, वरीयम। वारियम क्या कहते थे उसको, वारियम। वारियम क्या होता था भैया, चोल का जो थी था ना, गाँव को देख रेख करने वाला एक अधिकारी था। ठीक है ना। उद्यान प्रशासन का कार्य देखने वाले समिति को टोडा वरीयम कहते हैं। देखिए, उद्यान प्रशासन का कार्य को देखने वाले क्या कहते हैं, टोडा वरीयम कहा जाता है। जबकि संवत्सर वरीयम वार्षिकी समिति, एरी वारियम तालाब समिति था, पौन वारियम स्वर्ण समिति थी। ठीक है ना। चोल काल में व्यापारियों तथा शिल्पियों की सभा को श्रेणी अथवा पुग कहा जाता था। ठीक न भैया, चोल काल में व्यापारियों तथा शिल्पियों की सभा को श्रेणी अथवा पुग कहा जाता था। बोलेगा श्रेणी अथवा पुग किसे कहता था, तो भैया चोल काल में व्यापारी था, शिल्पियों की रचना शिल्पियों की सभा को कहता था। ठीक है। चोल कलाकारों ने तक्षण कला में भी सफलता प्राप्त की थी। उन्होंने पत्थर तथा धातु की बहुत संख्या में मूर्ति का निर्माण कराया था। पाषाण मूर्ति से भी अधिक धातु कांस्य का निर्माण हुआ था। ठीक न। पाषाण मूर्ति से भी अधिक धातु कांस्य मूर्ति का निर्माण हुआ था। सर्वाधिक सुंदर मूर्तियां नटराज शिव की थी। बोलेगा भैया, चोल काल में सर्वाधिक सुंदर मूर्ति किसकी थी, नटराज शिव की थी। किसकी थी, नटराज शिव की थी। वो किस चीज का बना था, कांसे का बना हुआ था, जो बड़ी संख्या में मिलता है। क्या, जो बड़ी संख्या में मिलती है। उन्होंने शिव की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचनाओं में शामिल किया गया। शिव की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना कौन सा है भैया, तो नटराज मूर्ति है। कौन सा, नटराज मूर्ति है। ठीक है। यह मूर्तियां प्राय चतुर्भुज है, यह मूर्तियां प्राय का चतुर्भुज है। शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें गुरु शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है।
इस रूप में शिव अपने भक्तों को सभी प्रकार का ज्ञान प्रदान करते हुए, इस रूप में सभी को ज्ञान प्राप्त करते हुए मनाया गया है। इस रूप में विश्व की दक्षिण दिशा में मुख किए हुए प्रतिमा स्थापित की गई है। ठीक है। चोल राजाओं ने एक विशाल संगठित सेना का निर्माण कराया था। चोल राजाओं ने एक विशाल संगठित सेना का निर्माण कराया था। चोल के पास कौन कौन था भैया? अश्व वाला था, गज था, गज का था, फिर पैदल सैनिक था। कौन कौन सा था? पैदल सैनिक, गज, हाथी सब था उसके पास। सैनिकों के साथ ही अत्यंत शक्तिशाली नौसेना भी था। इसका नौसेना जो है ना बहुत ही फेमस था। समझे? ये जो चोल शासक है इसका नौसेना बहुत ही फेमस था। इस नौसेना की वजह से ही बहुत जगह इन्होंने जीत हासिल किया था। देखिए इस नौसेना की सहायता से इन्होंने विजय सिंहल, मालदीव आदि क्षेत्रों में विजय हासिल की थी। समझे? हाँ, चोल के काल के सम्राट प्रायः अपने जीवन काल में युवराज का चुनाव कर लेते थे। चोल का सम्राट प्रायः अपने जीवन काल में एक भैया युवराज चुन लेता था, भैया यही मेरा उत्तराधिकारी होगा मेरे मरने उड़ने के बाद। ठीक है। तगर प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। देखो तगर क्या था भैया? प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। बोले भारत का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन था? तगर था। यह कल्याण तथा व्यंगी के मध्य स्थित था। ये जो तगर जो था यह महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, इसलिए यह कल्याण था व्यंगी के मध्य स्थित था। विजयपुरा जिले के वातापी नामक प्राचीन नगर का आधुनिक नाम बादामी था। देखो विजयपुर जिले के वातापी नामक प्राचीन नगर का आधुनिक नाम क्या था भैया? बादामी था। अब हम लोग चोल के बाद बादामी शासन काल में घुस गए हैं। ठीक है। अब हम लोग बादामी को पढ़ेंगे। ठीक है। छठी सातवीं शताब्दी ईस्वी में चालुक्य की राजधानी थी। ठीक है। चालुक्य की राजधानी कहाँ थे भैया? बादामी थी। कहाँ थी? चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? बादामी थी। वातापी के चालुक्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? पुलकेशिन प्रथम था। ठीक है। बोलेगा वातापी चालुक्य जो है तीन वो था। वो वातापी था, फिर वातापी था, बादामी था और भी थे। ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग पढ़ते हैं कि वातापी के चालुक्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? पुलकेशिन प्रथम था। वातापी के चालुक्य वंश राजवंश का प्रथम वास्तविक संस्थापक कौन था? पुलकेशिन प्रथम था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य शक्तिशाली था। बोलेगा भैया चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। ठीक है ना। 610 ईस्वी से 642 ईस्वी तक का शासन किया। इसी की उपलब्धियों पर विवरण हमें ऐहोल अभिलेख में मिलता है। बोलेगा भैया ऐहोल अभिलेख में किसके बारे में तो मिलता है? तो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में मिलता है। ऐहोल अभिलेख किसके लिए बारे में मिलता है? पुलकेशिन द्वितीय के बारे में लिखा था। इस लेख की रचना कौन थे? रवि कीर्ति थे। बोले ऐहोल अभिलेख का रचना कौन था भैया? रचना करता तो वह रवि कीर्ति जी थे। चालुक्य के शासनकाल में प्रायः महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्ति किया जाता था भैया। चालुक्य के शासनकाल में जो है ना महिलाएं जो थी, महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्ति होती थी। ठीक है ना। विक्रमादित्य प्रथम के भाई चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ने अपने नाम से 2 ताम्र पत्र लिखवाए थे भैया। माँ तत्वालीन नामक चीनी यात्री ने मातवालीन मत, मात, मातवालीन नामक चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासन काल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण किया था भैया। बोलेगा चालुक्य के शासन में चीन चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण किसने किया था? मातवालीन। ठीक है। भारतीय काली मिर्ची यूनानियों तथा रोमवादियों को बहुत ही प्रिय थी, इसलिए ये लोग सलाह के हमारे देश पर आक्रमण किया था। इसलिए बस सॉरी आप सब लैंग्वेज यूज करने के लिए। इसलिए प्राचीन संस्कृत संस्कृत ग्रंथों में इसे क्या यवन प्रिय कहा गया था। इसलिए इसे प्राचीन ग्रंथों में क्या यवन प्रिय कहा गया था भैया। ठीक है। यवन प्रिय किसे कहा गया था? काली मिर्ची को कहा गया था। ठीक है। अरिकामा पूर्वी तट, ये जो अरिकामा पूर्वी तट पर पांडिचेरी के दक्षिण में कोरोमंडल के तट पर स्थित है। ये पेरिल्स ऑफ द इरिथिशियन सी नामक ग्रंथ में इसे पेडुको कहा गया है। ठीक है। यहाँ ईसाई प्रारंभिक शताब्दी में रोमन बस्ती की अवस्थिति मानी जाती है। ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आगे की ओर। जिसमें बड़ा शराब के हथियार जार, रोमन लैंप, रोमन ग्लास आदि प्रमुख थे। एम्फोरा जार एक लंबी एवं संकीर्ण गर्दन वाला जार है जो कि दोनों तरफ हथियार होता है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग तेल शराब को रखने के लिए किया जाता था। कम्बन द्वारा रचित कम्बन रामायण या रामावतार तमिल भाषा में है। दक्षिण भारत में नगरों में व्यापारी विभिन्न संगठन से थे, जैसे कि मणिगर और जरिए आदि। इसका कार्य व्यापार व्यवसाय को प्रोत्साहन देना था।
तमिलनाडु के चिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी के तट पर अवस्थित उरायूर संगम कालीन महत्वपूर्ण नगर थी। संगम युग में उरायूर सूती वस्त्र के लिए बहुत बड़ा केंद्र था भैया। देखो संगम युग में उरायूर किसके लिए फेमस था भैया? सूती वस्त्रों के लिए बहुत ही बड़ा केंद्र था। इसका विवरण पेरिल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी में मिलता है, ठीक है ना। पांड्या राजा की जीवन रेखा व्यंगी नदी थी। पांड्या राजा की जीवन रेखा कौन थी? व्यंगी राजा था। पांड्या राजा जो है ना कावेरी के दक्षिण में स्थित थे। इसमें अत्याधुनिक आधुनिक तमिलनाडु के मदुरई था। तिरुवल्लुम जिले के केरल का कुछ भाग शामिल था। इसकी राजधानी मदुरा थी, ठीक है भैया। देखियो ऐसा है बात, मदुरई तथा तिरुवल्लुम। पांड्या की राजधानी कौन थी? मदुरई। पांड्या की राजधानी कौन थी भैया? मदुरा थी, ठीक है। व्यंगी नदी वाला और देखिए चालुक्य जो था ना व्यंगी, बादामी और वातापी, तीन गो था, ठीक है। व्यंगी नदी वाला प्रदेश अपने उर्वरता के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थी। चेर राज विजय के उपलक्ष्य में पांड्या शासक जयवर्धन ने वामन की उपाधि धारण की थी, ठीक है। पल्लवों के विरुद्ध सफलता के उपलक्ष्य में पांड्य शासक मारवर्मन राज सिंह प्रथम ने पल्लव भयंकर की उपाधि धारण की थी, ठीक है। दक्षिण भारत के पांड्या वंश के राजा ने रोम राज्यों में 26 नए दूत को भेजा था। सॉरी सॉरी, दक्षिण भारत के पांड्या वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था, ठीक है ना। दक्षिण भारत के पांड्या शासक ने क्या कहता, राजा राजा ने रोम राज्य में एक उज्जैन दूत भेजा, 26 ईसा पूर्व में भेजा था, ठीक ना। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने किया था भैया? पांड्यों ने किया था, ठीक ना। मदुरा में कराया था, ठीक है। एक अज्ञात ग्रीक नाविक द्वारा रचित अच्छा पुस्तक कौन था? पेरिस ऑफ द एरिथ्रियन सी। पेरिस पेरिस ऑफ द एरिथ्रियन सी था। अभी तक इसका कोई जो है रचयिता कौन है इसका कोई पता नहीं चला, बोला कि अज्ञात जो है नाविक था, उन्होंने लिखा था। प्राचीन काल के विभिन्न बंदरगाहों की सूची मिलती है इसमें। इसमें नौरा, टोंडी, मुसिरी और नेलीसंडा पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह है। कादम्ब राजाओं की राजधानी वनवासी थी। इस राजवंश की स्थापना मयूर सेन ने की थी। कादम्ब राज को पुलकेशिन द्वितीय ने अपने राज में मिला लिया था। चलिए भैया अब इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि बहुत इंतजार था आप लोगों के, भैया कब क्वेश्चन आएगा। तो ले भैया आ गया क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन को एक बार से डील करते रहते हैं सभी को बारी बारी से। पहला क्वेश्चन है कि नवीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाले गए थे? तो बताइए भैया। चोल शासक का साम्राज्य किसने डाला था? तो विजयालय ने डाला था। किसने डाला था ना? विजयालय ने डाला था। किसने डाला था? विजयालय ने डाला था, ठीक है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति आप लोगों को बताए थे, जिसे विशालतम नंदी मूर्ति बनाया था भैया? विद्येश्वर मंदिर था। विद्येश्वर मंदिर का जो है ना निर्माण किसने करवाया था? विद्येश्वर मंदिर का निर्माण किया था इसने क्या कहते हैं राजराज प्रथम ने करवाया था, ठीक है ना। देखिए इसके बारे में लिखा हुआ था। चोल प्रथम के उत्कृष्ट नमूने तंजावुर से मंदिर है, जो राजेश्वर प्रथम विदेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। का निर्माण राजराज प्रथम ने कराया था। क्या बोले? राजा प्रथम ने विदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। यहीं पे एक बहुत ही विशाल नंदी महाराज का जो है ना मूर्ति है, ठीक है। भारत के मंदिरों में सबसे लंबा या मंदिर द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम नमूना माना था। इसका विशालतम प्रांगण इतना इतना का आकार का है, ठीक है ना। 240 से 120 मीटर के आकार का है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर दोनों ओर से द्वारपाल की मूर्ति बनी है। इस मंदिर के बहिर्भाग में नंदी का एक एकात्मक विशाल मूर्ति बनी है, जिसे भारत के विशालतम नंदी माना जाता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। तंजौर का विदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था शासनकाल में चोल सम्राट। बताइए तंजौर का विदेश्वर मंदिर किसने बनाया था? तो भैया राजा प्रथम ने बनाया था। चोलों का राज किस क्षेत्र में फैला हुआ था? बताइए चोलों का राज किस क्षेत्र में फैला हुआ था भैया? तो कोरोमंडल तट पे दक्कन के कुछ भागों में। कहाँ पर आया था? कोरोमंडल तट दक्षिण के कुछ भागों में। चोल की राजधानी कहाँ थी भैया? तो तंजौर थी। चोल की राजधानी कहाँ थी? तंजौर थी। कहाँ थी? तंजौर थी। फिर बाद में उसका चोलपुरम भी राजधानी बनी। और संगम काल में अगर पूछेगा चोल की राजधानी कहाँ थी, तो उरायूर थी। कहाँ थी? उरायूर थी। निम्नलिखित में कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? तो भैया चोल प्रशासन का जो विशेषता था ना वह ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता थी। किसकी थी भैया? ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता थी। इसी के लिए ग्राम प्रशासन की शासन के लिए ही जो है चोल शासन बहुत ही फेमस था, ठीक है। पढ़ते हैं चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो भैया ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। चोल युग प्रसिद्ध था निम्नलिखित में किसके लिए? ग्रामीण सभ्यता के लिए था, ठीक है। ग्रामीण सभा के लिए था। ठीक है। किस दक्षिणी राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? तो चोल था। किस दक्षिण भारत में उत्तम ग्राम प्रशासन था? तो भैया चोल था। किसकी प्रशासनिक प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्ता का विकास था? तो भैया ग्राम स्वायत्ता का विकास कौन था? चोल था। सीधा मारिए, ठीक ध्यान नहीं, एक बार पढ़िएगा फटाफट मारते जाइएगा। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन सा? कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए कौन फेमस था? चोल फेमस था, ठीक है।
कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? बताइए। चोल। कौन था? कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के जैसे आया गया, जैसे ही आया भैया स्थानीय स्वशासन या ग्रामीण स्वशासन, फटाक मारिए चोल। ठीक है। चोल के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में है वे कौन सा कहाँ है? उत्तर मेरूर में। देखिए, चोल के अधीन ग्राम प्रशासन के बारे में ब्यौरा, ग्राम प्रशासन के ब्यौरा के बारे में कोई शिलालेख में लिखा जाता था। पहले पहले कॉपी किताब कलम नहीं था। पहले या तो पत्थर पे लिखा जाता था या किसी और चीज पे लिखा जाता था। ठीक है ना। जो पता उसे ही शिलालेख कहा जाता था। ठीक है। शिला, शिला मैंने क्या था? पत्थर। लेख मैंने क्या हुआ? लिखना। पत्थर पे जो लिखा गया उसे शिलालेख कहा गया। ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं आगे। चोलों के अधीन, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन में ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति की कार्यकारिणी का विस्तृत विवरण है। प्रांतक प्रथम के उत्तर मेरूर में अभिलेख से प्राप्त करते हैं। चोल काल में प्रत्येक ग्राम में अपनी सभा होती थी जो प्राय केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप में संचालन करती थी। ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। चोल शासक के शासनकाल में निम्नलिखित में कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? देखिए भैया, वारियम उद्यान प्रशासन हम लोग अभी तो पढ़े थे। वारियम उद्यान प्रशासन किसने देखता था? टोट्टा वारियम को देखता था। वारियम उद्यान प्रशासन कौन? टोट्टा वारियम देखता था। ठीक है। 16 नंबर में कहता है चोल ने पांड्या था चेर शासकों को पराजित कर दिया था। हाँ भैया। प्रायद्वीप भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व समाप्त स्थापित किया था। बिल्कुल किया था इन्होंने। 2 नंबर में आता है चोल ने दक्षिण पूर्वी एशिया के सैलेंडर साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। बिल्कुल भैया, सैलेंडर साम्राज्य के विरुद्ध जो है इन्होंने सैन्य चढ़ाई की थी तथा कुछ भागों को जीता भी था। आए चोल काल में निर्मित नटराज की कांस की प्रतिमा में देवाकृति थे। बताइए भैया कौन सा? चतुर्भुज था। अभी पढ़े थे ना हम लोग कि चोल काल में जो निर्मित नटराज की कांस की प्रतिमा थी उसमें कौन सा देवाकृति थी भैया? चतुर्भुज थी। ठीक है। कौन सा था? चतुर्भुज। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। पढ़ना आज इसको कंप्लीट कर ही देना है। ठीक है ना। सोना नहीं, कंप्लीट कर देना। निम्नलिखित में से किसके दक्षिण भारत को विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों के बीच में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना था? नटराज। भैया जो उस टाइम जो बना था सबसे श्रेष्ठ प्रतिमा कौन सा बनाया था? चोल ने नटराज का बनाया था। किसका भैया? कांस की ये प्रतिमा थी। चोल शासक के समय बनी हुई प्रतिमा सबसे अधिक विख्यात थी नटराज शिव की कांसी की प्रतिमा। देखिए कहाँ कहाँ पूछा है। RAS में बोला, पूछा है, RTS में पूछा है, UPSC का क्वेश्चन है, UPPCS का। ये जो आपको ऊपर आए कि IAS प्री का एग्जाम है, देखते हैं उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। सब क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छा से। ठीक है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति कला किसकी उदाहरण है? तो भैया चोल काल का उदाहरण है। ठीक है। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा इनमें से किस रूप में प्रतिष्ठित की गई? तो शिक्षक के रूप में। हाँ, शिव ने बोले थे जो दक्षिणामूर्ति में जो ये बनाया गया था विदेश्वर मंदिर, ये एकदम जैसे लगता था शिक्षा दे रहा है, हमको शिक्षित कर रहा है। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आए तो बहुत सारा क्वेश्चन फटाफट फटाफट से पढ़ते जाते हैं। ठीक है। नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित बातें। यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। बात बिल्कुल सही है। इसने अपने हाथ हाथ इसने अपने दाएं कान में एक पुरुष का कुंडन पहने और बाएं में एक महिला का। हाँ बिल्कुल भैया, दोनों का बिल्कुल सही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में? देखिए क्वेश्चन आपको बोले थे ना, क्वेश्चन ये आएगा। देखिए 72 को व्यापारी जो चीन में भेजा था किसके कार्यकाल में भेजा था? समझिए, कोलोतुंग प्रथम के कार्यकाल में भेजा था। किसके कार्यकाल में भेजा था? कोलोतुंग प्रथम के कार्यकाल में भेजा गया था। ठीक है ना। 72 का व्यापारी चीन में जो भेजा गया किसके कार्यकाल में भेजा गया था? कोलोतुंग प्रथम के कार्यकाल में भेजा गया था। किसके कार्यकाल में भेजा था? कोलोतुंग प्रथम के कार्यकाल में भेजा गया था। ठीक ना। अरे यार, इरेजर किधर गया? हाँ ये ठीक। ठीक है। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजा गया था? तो भैया कोलोतुंग एगो था, किसी के शासन काल में भेजा था। अरे क्या बात है, यहाँ उसका है ले लेता है। चलिए ठीक है, कोलोतुंग ये था, इसके शासन काल में भेजा था। ठीक है। निम्नलिखित में से 72 गो क्या था भैया? व्यापारी कहाँ भेजा था? चीन में भेजा था। कौन भेजा था भैया? कोलोतुंग प्रथम। कौन था? कोलोतुंग प्रथम। क्या? कुलोतुंग प्रथम। ठीक ना। 1707 से 72, 1077 ईस्वी में भेजा था। ठीक ना। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो भैया चोल प्रसिद्ध था। ठीक है। कौन सा प्रसिद्ध भैया? तो चोल प्रसिद्ध था। ठीक है। निम्नलिखित राजवंशों में किसके शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर लेते थे? भैया ये था, चोल था। चोल का था अपने शासनकाल में उत्तराधिकारी घोषित कर लेता था।
26 नंबर, निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था? राजेंद्र प्रथम ही था। ठीक है, पढ़ाई थे आपको, जिन्होंने बंगाल की खाड़ी को चोल शासन में समर्पित कर दिया था। ठीक, कौन था राजेंद्र प्रथम? आइए नेक्स्ट। गंगकोण का स्थापना किया किसने किया था? तो भैया राजा क्या कहें, राजेंद्र प्रथम ने किया था, जो क्या कहते हैं महिपाल को हरा के जो आया था गंगा जी को लेकर, इसलिए गंगचोलपुरम की स्थापना के द्वारा गंगकोण का उपाधि धारण कर लिया था इन्होंने। निम्नलिखित में किस चोल शासक को चोल गंगनम नामक वृहद कृत्रिम झील बनाने का श्रेय दिया था? तो भैया वो राजेंद्र प्रथम थे, जिन्होंने झील बनाया था वहां पे। चोलमंगलम झील ने बनाया था भैया, जो नया शहर बताया था गंगचोलपुरम के शहर के बगल में को झील बनाया था उन्होंने, और झील का नाम ये रखा था इन्होंने, क्या क्या नाम रखा था? चोल गंगनम नाम रखा था। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आइए आते हैं हम लोग इधर। किस चोल राजाओं ने जल सेना प्रारंभ की थी? तो भैया कौन थे वो? राजराज प्रथम थे, इन्होंने जल सेना प्रारंभ किया था। राजराज प्रथम ने जल सेना, जो राजराज प्रथम ने जल सेना शुरू किया था। ठीक है, चोल शासक का नाम बताया जिसने क्या श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त किया था? तो भैया राजराज प्रथम नहीं था, जिन्होंने उत्तरी भाग पर पहली बार श्रीलंका को क्या जीत लिया था। फिर राजेंद्र प्रथम ने हिला दिया था उसको पूरा एकदम, फिर जीत कर अपने से मिला लिया था। ठीक है, ये सब उसका विवरण है। देखिए राजराज प्रथम ने क्या किया था, चोल ठीक है उसको जीत लिया था। ठीक है, उसके बाद राजधानी बनाया था किसको? पोलो नोरुलवा को जीता था। उसके बाद बोला कि हो नाम पर नेम ठीक नहीं रहता ने, क्या जगन्नाथ मंगलम नाम रख दिया था। ठीक है, राजा प्रथम ने। चोल राजाओं के किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त किया था? सीलोन पर विजय किसने प्राप्त किया था? राजेंद्र प्रथम ने किया था। ठीक है ना। उसके बाद वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का ब्याह करा था? तो ये भैया लगता है कुलुंगतुंग प्रथम था क्या? हाँ वही था, कुलुंगतुंग प्रथम था। कौन था इसका? कुलुंगतुंग प्रथम। कुलुंगतुंग प्रथम ये ऐसा था जिन्होंने क्या था, श्रीलंका के राजा को क्या किया, उसके साथ कटुता व्यवहार नहीं किया, बल्कि उसकी अपनी बेटी का ब्याह करा दिया था वहां पे। ठीक है। 33 नंबर, हमने चोल के विषय में महत्वपूर्ण संपूर्ण राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी की थी। चोल शासकों ने मंदिर और दीवानों पर अभिलेख उत्कीर्ण करके चलन प्रारंभ किया था। इनमें से उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते हैं। तो क्या है, दोनों सही है, ये और दोनों दोनों सही है। अब हमारे पे क्या है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एरापति, देखिए भैया एरापति कहाँ से हो गया था? एरापति कौन हो गया? इसका शामिल मिलान करने वाला है। ठीक है, तो इसको पढ़ा नहीं है। बोलता है कि भारत के इतिहास में संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। एरापति भूमि जिससे मिलने वाला राष्ट्र अलग अलग ग्राम जलाशय को रख रख के लिए कहता था नहीं। तन्नीवर कहता है एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह के दान में दिया गया ग्राम तन्नीवर। घटिका क्या? प्राय मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय। यह अच्छा तीन गो है। तीन में से जानते हैं इसका एक और तीन हो जाएगा सही। एक और तीन कौन कौन सा होगा इसमें? एक हो गया एरापति। एरापति क्या होगा? भूमि जिसे मिलने वाला राजस्व अलग अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए होता था, निर्धारित किया गया था। ठीक है ना। घटिका क्या हो गया? घटिका का प्राय मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय होता था घटिका। ठीक है, चलिए खींचते हैं फटाफट। उपयुक्त में चलिए ये हो ही गया। निम्नलिखित में कौन सी संस्था विदेश व्यापारी से संबंधित थी? विदेशी व्यापारी से कौन कौन संबंधित था? तो ये बने नाना देशी और मणिग्रामम। मणिग्रामम था विदेशी व्यापार से संबंधित। ठीक है। प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र या उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को व्यंगी से जोड़ता था? अच्छा, कल्याण को व्यंगी जी तगर नहीं था, जैसे नहीं बोले थे आप लोगों को हम कि व्यंगी व्यंगी और क्या कहते हैं इसके कल्याण के बीच में जो कोई बहुत ही व्यापारिक केंद्र था उसे क्या तगर कहा जाता था। ठीक है, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? बताइए भैया। पुलकेशिन द्वितीय था। कौन सा? पुलकेशिन द्वितीय था। यही इसी ने एहोल अभिलेख में इसके बारे में चर्चा है। एहोल अभिलेख किसने लिखा था? तो रवि कीर्ति ने लिखा था। किसने लिखा था भैया? तो रवि कीर्ति जी ने लिखा था। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते जाते हैं। निम्नलिखित में किस वंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन के उच्च पद पर प्रदान किया गया था भैया? चालुक किसने किया था? चालुक ने क्या किया था? महिलाओं के लिए उच्च प्रदान किया था, उच्च पद प्रदान किया था। ठीक है। चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? चालुक्य की राजधानी वातापी थी। ठीक है ना। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ था भाई? बताइए भैया। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख कहाँ पे हुआ था? तो भैया एहोल के उत्कर्णी लेख में हुआ था। एहोल के उत्कर्णी लेख में क्या कवि कालिदास के नाम का विवरण हुआ था। ठीक है।
संस्कृत के कवि और नाट्यकार, संस्कृत के कवि और नाट्यकार कालिदास का उल्लेख हुआ था, किसमें हुआ था भैया? अभी तो आपको हम पढ़ाए हैं। पुलकेशिन द्वितीय का हेवल अभिलेख में किसके बारे में हुआ था? तो संस्कृत के कवि या नाटक कालिदास के बारे में चर्चा हुआ था, अभी जस्ट यहाँ पढ़ाए ना हेवल पत्तनी लेख में। ठीक है भाई, ये भी हो गया, आगे बढ़ते जाते हैं, फटाफट आगे बढ़ते जाते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। किस शासक के सिंहल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा गया था? बताइए किस शासक ने, कौन वह शासक था जिन्होंने श्रीलंका द्वीप के विरुद्ध जो है ना 642 ईस्वी में 2 समुद्री भेजा था? बताइए। नरसिंह वर्मन प्रथम ने था, ठीक ना। नरसिंह वर्मन प्रथम ने पल्लव वंश के शासक था जिन्होंने 642 ईस्वी में चालुक्यों के विरुद्ध युद्ध में नरसिंह वर्मन को लंका के एक राजकुमार मानव वर्मा से सहायता मिली थी, अतः उसने मानव वर्मा को पुनः सिंहल की गद्दी दिलाने के लिए शक्तिशाली नौसेना को 2 बार उसकी सहायता हेतु सिंघल द्वीप भेजा था, ठीक ना। कौन था भैया? नरसिंह वर्मन था, ठीक है, इसके बारे में जान गए। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्रायः यवन प्रिय शब्द घोतक था। यवन प्रिय क्या था भैया? काली मिर्ची से, नहीं बताए थे यवन प्रिय क्या था भैया? तो काली मिर्ची से रिलेटेड था। हल्बी, बताइए हल्बी किस भाषा परिवार से संबंधित है? हल्बी बताइए। हल्बी आर्य भाषा से संबंधित है, ठीक है। तोलकाप्पियम ग्रंथ है, तोलकाप्पियम क्या है? व्याकरण काव्य नहीं है जी, तोलकाप्पियम क्या है? व्याकरण काव्य से रिलेटेड है। क्या है तोलकाप्पियम? किसने लिखा था? तोलकाप्पियर ने लिखा था, ठीक है। इसमें या संगम साहित्य में तोलकाप्पियम क्या है? संगम साहित्य में क्या है? तोलकाप्पियम क्या है भैया? एक व्याकरण हो गया, तमिल व्याकरण हो गया। क्या क्या? तमिल व्याकरण बोलेगा, तमिल व्याकरण तोलकाप्पियम किसने लिखा था? तोलकाप्पियर ने लिखा था, ठीक है। गरम, अब आए ग्रंथ तोलकाप्पियम क्या है भैया? एक व्याकरण है। बोले शिल्पाधिकारम क्या था? शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था? इलिंगो। आपको बोलवे कि 3 को पढ़े थे हम लोग, तोलकाप्पियम पढ़े थे, शिल्पाधिकारम पूछे पढ़े थे, एक और पढ़े थे, क्या नाम था उसका? बताइए। चलिए आगे आएगा, उसको देख लेंगे, फिलहाल शिल्पाधिकारम किसने लिखा था? इलिंगो ने लिखा था, ठीक है। इसमें चोल नरेश कारिकल का क्या कहते हैं? पौत्र, पौत्र द्वारा इसको लिखा गया था, ठीक है। अरे यार 1 मिनट रुकिए रुकिए रुकिए, बस हो गया। तिर तिरुकरुल, तिरुकुरल है, यही था, देखिए 3 को हम लोग साहित्य पढ़े थे भैया, कौन कौन? तोल्लाकाप्पियम, शिल्पाधिकारम, उसका तिरुकल्लु, तिरुकुरल, तिरुकरुल, तिरुकुरल, देखो तिरुकुरल, शिल्पाधिकारम, तोल्लाकाप्पियम। तोल्लाकाप्पियम किसने लिखा था? तोल्लाकाप्पियर ने लिखा था। शिल्पाधिकारम को किसने लिखा? इलिंगो, इलिंगो ने लिखा था, ठीक ना। और तोल्लाका तिरु तिरुकरुल, तिरुकुरल किसने लिखा था? तिरुवल्लर ने लिखा था। नाम भी थोड़ा सा थी था इससे, नहीं इसीलिए। इसमें तो हो जाएगा, देखो शिल्पाधिकारम क्या हो गया? ये एक अथी, तो लकापियम को व्याकरण हो गया, ठीक ना। अच्छा, आइए आइए इसको पढ़ लेते हैं। तो लका तिरुकुरल क्या है? कि दर्शन है। तो लकापियम क्या है? व्याकरण है। तो लकापियम क्या है भैया? व्याकरण। शिल्पाधिकारम क्या है? प्रेम कथा, नहीं बोलते? शिल्पाधिकारम में 2 को, एगो था प्रेम कथा जिसका नाम दिया गया था, क्या था वो? कनगी था, और कौन था एगो? कनगी और कोलन, ऐसे कोलन था, उसी के बारे में दिया गया था शिल्पाधिकारम प्रेम कथा। मणि मेखला क्या है भैया? वणिक कथा। मणि मेखला क्या है? वणिक कथा। इसको याद कर लेना, ठीक है। तिरुकुरल क्या है भैया? दर्शन है। तोलाकेपियम क्या है? व्याकरण है। शिल्पाधिकारम क्या है? प्रेम कथा है। इसलिए मणि मेखला क्या है? वणिक कथा था, ठीक है। शैव संतों के लेखन के संग्रह का 5वां वेद भी समझा जाता है, कौन सा भैया? तो तिरुमुरा है। तिरुमुरा को क्या 5वां वेद समझा जाता है, ठीक है। परंपरा के अनुसार अलवारों और नयानारों, परंपरा के अनुसार अलवारों और नयानारों की संख्या कितनी थी भैया? 12 से 63 थे। 12 अलवार, नयानार कितना थे? 63 थे, ठीक है ना। दक्षिण भारत देश में अलवार और नयानार था, ठीक है। दक्षिण भारत में गंगा साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में भी कौन सा एक सही है, ठीक है। बी नंबर इसका हो जाएगा वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था, ठीक है। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण किसको था? संगम कवियों को ज्ञात था, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ईसा के प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापार संबंधों और सूचनाओं किस प्रस्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो भैया अरिका मेडू से ही हमको पता चलता है क्या? रोम तथा भारत के बीच में घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था, ठीक ना। किससे प्राप्त होता है? अरिका मेडू से प्राप्त होता है, ठीक ना। पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था, ठीक ना। पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान कौन सा था? बी नंबर, अरिका मेडू था। अरे सिंपल सा बात है, भारत और रोमन के बीच व्यापारिक स्थान कौन सा था? अरिका मेडू था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडेको के नाम से द पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था, ठीक ना।
निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पोडोको के नाम से द पीपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी के नाम से प्रसिद्ध था? भैया कौन बंदरगाह था वो? हाँ, इसका एक नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? अरिकामेडू। अरिकामेडू अरिकामेडू ये जगह ना क्या कहते हैं भैया, भारत और रोम के व्यापारिक केंद्र था, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते थे, फटाफट खींचते हैं। रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई थी भैया? रोमन बस्ती कहाँ से भाई? जहाँ से रोम का बीच में व्यापार होगा वहीं से ना होगा। कहाँ से हुआ था? तो अरिकामेडू से हुआ था। कौन से? अरिकामेडू से। एम्फोर जार होता है। एम्फोर जार क्या होता है भैया? लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार वाला जार। नहीं बोले थे एम्फोर जार, जिसमें शराब उराब जो पीते थे बड़का, देखते होंगे फिल्म सब में, ऐसे लंबा वाला जार होता है, हत्था वाला, ठीक ना। एक एम्फोर जार होता था, एक लंबा और दोनों तरफ हत्थेदार वाला जार होता था, ठीक ना। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है भैया? देखिए भैया, चोल का है ही, पांड्या का है ही, चेर का है ही, लेकिन ये जो कादम्ब है इसका नहीं है। कादम्ब का क्या है? नहीं है। कादम्ब का क्या है? नहीं है भैया, ठीक है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? सिंपल, तमिल युग में मतलब क्या आ गया है? चोर चेल क्या हो गया? चोर चेल पांड्या। चोर चेल हो गया, लेकिन पल्लव नहीं था। और क्या? चोर चेल पांड्या आएगा लेकिन पल्लव नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। धार्मिक कविताओं का संलग्न कुरल। कुरल किस भाषा में था भैया? तमिल भाषा में होगा कुरल। और क्या? ठीक है। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद या संज्ञा दी गई? लघु वेद किसे कहा गया था भैया? कुरल को नहीं कहा गया था, नहीं बोलता, कुरल को ही लघु वेद की संज्ञा दी गई थी। निम्नलिखित में कौन सा एक, डी नंबर आइए, युद्ध। निम्नलिखित में कौन सा एक संगम संगम कविताओं का यथावर्णित वट कीरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है? ठीक ना। राजाओं द्वारा महिला अंगरक्षकों की नियुक्ति करना, राजा द्वारा विधान, सीधा इसका आंसर पे आइए भैया। युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन पर अनुष्ठानिक मृत्यु वरण करना, ठीक ना। निम्नलिखित में कौन सा एक संगम कविताओं को यथावर्णित वट कीरुतल्य की प्रथा स्पष्ट करता है? तो उसका डी नंबर, युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्युवरण करना, ठीक ना। केवल थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वट की उत्तर प्रथा आमरण अनशन करने वाले एक तमिल अनुसंधान था, ठीक है। यह प्रथा मुख्यतः रोमन काल में प्रचलित थी। यह युद्ध में पराजित राजाओं का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्यु करने का एक तरीका था। निम्नलिखित में कौन तमिल रामायण का रामावतरण का लेखक था? बताइए। निम्नलिखित में कौन तमिल रामायण का रामावतरण का लेखक था? कौन था भैया? कंबन। कंबनन था। कौन कंबन कौन था भैया? तमिल रामायण या रामावतार का लेखक कौन था भैया? कंबन था, ठीक ना। कंबन कौन था भैया? तमिल का जो रामायण था ना उसका लेखक था, ठीक है। चलिए, भारतीय मध्यकालीन संस्कृति इतिहास के संदर्भ में, ठीक है। तमिल क्षेत्र के सिद्ध एकेश्वरवादी थे, तब मूर्ति पूजा का निंदा करते थे, ठीक है। दूसरा हो गया, कन्नड़ क्षेत्र के लिंगानु पुनर्जन्म के सिद्धांत पर अड़चनी लगाते थे तथा जाति अधिगम स्वीकार करते थे, ठीक है। इसका दोनों ए और सी दोनों सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़िए। सिंपल मिलान करने वाला है। गुप्त काल का क्या था? देवगौड़ था, ठीक है। देवगढ़, देवगौड़ से रिलेटेड है। चंदेल, चंदेल किससे रिलेटेड है भैया? खजुराहो से रिलेटेड है, ठीक ना। चालुक्य किससे रिलेटेड है भैया? बादामी से रिलेटेड है। पल्लव, पल्लव का कहाँ? पनमैला से रिलेटेड है, ठीक ना। गुप्त भैया देवगौड़ से हो गया, चंदेल खजुराहो से हो गया, चालुक्य तो आपको बादामी, व्यंगी और वातापी, तीन को चालुक्य था, ठीक ना, उससे रिलेटेड हो गया। आइए आइए, बहुत कम बचा है, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना, खींचिए देते हैं इसको। निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारी का निगम था? व्यापारी का निगम कौन कहलाता था भैया? मणिग्रामम कहता था। कौन? व्यापारियों का, व्यापारियों का निगम किसे कहा गया? मणिग्राम को कहा गया भैया। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तोकलम का युद्ध कहाँ हुआ था? तोकलम का युद्ध नहीं बोले थे आपको, क्या कहते हैं, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। चोल से प्रांतक वन था, राष्ट्रकूटों के उधर से कौन था वो? कृष्ण तृतीय थे। राष्ट्रकूटों का कृष्ण तृतीय, जिसमें कि चोल हार गया था, ठीक है, तपोलम का। उसके बाद इसको जीतने के बाद वो तो तजय कोंड का उपाधि धारण किया था कृष्ण तृतीय ने, ठीक है। चोल साम्राज्य को अनंत अनंत तक किससे समाप्त किया गया? चल तो किसने समाप्त किया था भैया? चोल साम्राज्य को अनंत तक किसने समाप्त कर दिया था तो भैया? तो इसके बारे में तो यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन आसपास होयसल और पांड्या राजाओं ने चोल तथा राज पर राजेंद्र तृतीय को परास्त कर दिया था। चोल राजा पांड्यों का अधीनता में, पांड्या को दिया ही नहीं है, अधीनता में लगभग 1279 ईस्वी तक शासन करते रहे। इसके पश्चात चोल राजाओं के स्वतंत्र अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं मिला। मल्लिक कफूर ने लगभग 1310 ईस्वी में दक्षिण विजय की थी, जिसमें उसने यादव, काकतीय, होयसल
पौंडिया आदि राजाओं को जीता था। फिर भी प्रश्नानुसार इसका निकटतम उसका जो है ना मलिक कफूर ही होना चाहिए, मलिक कफूर ही है, ठीक है ना। बख्तियार खिलजी का थी था बाबू जी, चिलवा था वो, ठीक ना। संगम युग में उरायूर किसके लिए विख्यात था भैया? तो कपास का जो है ना महत्वपूर्ण केंद्र था, यहाँ से सूती कपड़े और दूध शाम मिल के जाते थे, ठीक है ना। चलिए यार अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। उदयन उदयन जीरन किस वंश से संबंधित है? उदयन जीरन किस वंश से संबंधित है भैया? तो चेर वंश से संबंधित है। उदयन जीरन किससे संबंधित है भैया? जो चेर वंश से संबंधित है, ठीक है ना। पांड्या राज की जीवन रेखा कौन सी नदी पर थी भैया? तो हम आपको बोले थे वेंगी नदी आ गया, वेंगी नदी पे था, ठीक ना। उसके बाद यहाँ आ गया कोरके, पुहार, त्वई, मुसिसिर। बताइए भैया, निम्नलिखित में कौन संगम पतन पश्चिमी तट पर स्थित थे? 3 और 4 कौन हो गया? टोंडी और मुसिसिर हो गया होगा, टोंडी और मुसिसिर, ठीक है। पढ़ते जाते हैं बगल से, ठीक है। प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कुक, कोरकई, पुमपुहार और मुचिरी किस रूप में विख्यात थे भैया? पतन के रूप में थे। कौन थे ये? पतन थे क्या? कोरकोई, पुम्हार और मुचिरी किसके रूप में विख्यात था? पतन के रूप में विख्यात था। संगम कालीन साहित्य में कौन को मनन किसके लिए प्रसिद्ध था? तो भैया हम लोग को बोले थे राजा के लिए होता है ये वर्ड। कौन को मनन किस लिए प्रयुक्त था? राजा के लिए प्रयुक्त था। तृतीय संगम साहित्य कब हुआ था? तृतीय संगम साहित्य संगम हुआ था, बताइए किसमें? मदुरई में। आप लोगों को बताए थे ना, प्रथम और तृतीय संगम साहित्य जो है ना मदुरई में हुआ था, दूसरा हुआ था कपाटपुरा में हुआ था। और प्रथम और दूसरा का अध्यक्षता जो किया था अगस्त ऋषि ने, तीसरा का किया था कि नक्कीरर ने किया था। चलिए इसका हो गया। और किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया गया था? तो भैया अगस्त ऋषि नहीं थे जिन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था। फिर आइए चालुक। चालुक की राजधानी कहाँ है भैया? चालुक की राजधानी इसको बना दीजिए बादामी। चालुक की राजधानी कहाँ हो गया भैया? तो भैया बादामी हो गया, ठीक है। चालुक की राजधानी कहाँ हो गया? तो बादामी। एक मिनट, थोड़ा सा इसको मिटा देना है। हम्म। चालुक की राजधानी कहाँ हो गया? बादामी हो गया। पल्लव की राजधानी कहाँ हो गया भैया? तो पल्लव की राजधानी का कांचीपुरम थी। पल्लव की राजधानी कहाँ हो गया भैया? कांचीपुरम। पल्लव की राजधानी कहाँ हो गया? कांचीपुरम। पल्लव की राजधानी कौन हो गया भैया? कांचीपुरम हो गया, ठीक ना। और इससे मिला लीजिए कौन सा हो गया। देखिए एक हो गया, एक का 3, इनका सी का 2 हो गया। हर्ष की राजधानी कौन हो गया? कन्नौज। हर्ष की राजधानी कौन हो गया? कन्नौज। हर्ष की राजधानी कन्नौज। और उसके पांड्या की राजधानी कौन हो गया? मदुरई। तो बताइए, याद कीजिए इसको। चालुक्य की राजधानी चालुक्य की राजधानी बादामी, पल्लव की कांचीपुरम, पांड्या की मदुरई, हर्ष का कन्नौज। हर्ष का कन्नौज, ठीक है। यहाँ आइए। भारत के इला, ठीक है, दिखाई पड़ता है आप लोग? हाँ ठीक है, यही यूज करेंगे। भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय हुआ। महेंद्र वर्मन के अधीन पल्लव सत्ता का स्थापना। ये प्रांतक वन द्वारा चोल सत्ता का स्थापना, ये तो ठीक है, प्रांतक ने चोल का स्थापना किया था। गोपाल द्वारा पाल वंश की स्थापना, हाँ गोपाल गोपाल के द्वारा पाल वंश की स्थापना। देखिए सी नंबर हो जाएगा आंसर उसका। पहले 3 4 1 2, पहले क्या हो गया? पहले आएगा चोल का स्थापना हुआ था प्रांतक के द्वारा। फिर कौन हो गया? फिर गोपाल द्वारा हुआ क्या? पाल वंश का स्थापना हो गया, ठीक ना, गोपाल द्वारा पाल वंश का। फिर एक नंबर आ जाएगा कौन सा? राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय हो गया, ठीक, राजा भोज ने प्रतिहार का उदय करवा दिया। फिर दो महेंद्र वर्मन के अधीन पल्लव सत्ता का स्थापना हो गया। किसने? पल्लव सत्ता का स्थापना। आइए, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत का राज एवं उसकी राजधानी सम्मिलित नहीं है? ठीक ना। से देखिए इसमें देखिए, पल्लव का राजधानी कौन गया? कांची। पल्लव का जो बताया कांचीपुरम हो जाएगा, ठीक है ना। पांड्या का राजधानी कौन हो गया? मदुरई हो गया। पांड्या का राजधानी कौन हो गया? मदुरई हो गया। चेर का राजधानी कौन हो गया? पांडिचेरी हो गया। चेर का राजधानी कौन हो गया? पांडिचेरी। चोल का राजधानी कौन हो गया? तंजोर। तंजोर। चोल का राजधानी का तंजोर। होयसल का राजधानी कौन है? द्वार समुद्रम हो गया। होयसल का राजधानी कौन हो गया? द्वार समुद्र। तो इसमें बोलता है इसके राजधानी कौन सम्मिलित नहीं है, तो इसमें सम्मिलित कौन गया? पल्लव का कांचीपुरम हो गया, पांड्या का मदुरई हो गया। लेकिन चेर का राजधानी पांडिचेरी थोड़ी होगा। चेर का राजधानी पांडिचेरी नहीं होगा। चेर का राजधानी क्या होता है? वांची होता है, वांची। चेर का राजधानी कौन हो गया? वांची। ई गलत हो गया, कौन हो गया? गलत हो गया, ठीक है। चोल का कौन हो गया? तंजोर। होयसल का द्वार समुद्र हो गया। निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी भैया? आप तुरंत पढ़े हैं, चेर का राजधानी कौन सा था भैया? कुरवुर या कुरूर? कुरवुर या कुरु चेर का राजधानी थी। कौन है? कुरवुर, कुरूर का चेर का राजधानी थी, ठीक ना। आइए,
निम्नलिखित में पल्लव शासकों के नाम उनके राजकाल के दृष्टि गठित करते हुए कार्यक्रम व्यवस्था कीजिए। इसमें से कौन से नए राजपूत का चयन कीजिए। ठीक ना, तो ये नंबर पहले आ जाएगा कौन सा, 4, फिर महेंद्र वर्मन, फिर उसके बाद आ जाएगा नरसिंह वर्मन, फिर आ जाएगा कौन 1 नंबर परमेश्वर वर्धन, फिर आ गया 3 नंबर और नंदी वर्मन। पहले महेंद्र वर्मन, ठीक है, महेंद्र वर्मन, फिर आ जाएगा क्या है नरसिंह वर्मन, फिर आ जाएगा परमेश्वर वर्मन, फिर नंदी वर्मन। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग आते हैं यहाँ पे। निम्न किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण किया था, बताइए भैया। ये था मातवालिंग ने पढ़ाया था आप लोगों को। मातवालिंग ये जो चीनी यात्री एवं चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंध का विवरण किया था। ठीक है ना, मातवालिंग ने। किस राजवंश ने भारत भारत उत्तर भारत पर शासन किया था, बताइए। किस राजवंश ने उत्तर भारत पे, चालुक्य ने किया था उत्तर भारत पे भैया शासन किया था। ठीक है, इसका ऐसा क्या किया था भैया इन्होंने। मतलब दक्कन दक्षिण मानव केंद्रित था, इसकी राजधानी बादामी थी। पुलकेशिन द्वितीय बादामी के चालुक वंश के प्रथम शासक थे। इन्होंने हर्षवर्धन के संभवतः पराजित कर। अच्छा भैया, हर्षवर्धन को पराजित कितने किया था भैया, पुलकेशिन द्वितीय नहीं किया था। नहीं किया था, पुलकेशिन द्वितीय बादामी वाला था। निम्नलिखित में किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता का प्रतिबंध लगाने का काशी क्षेत्र भेजा था, तो वह था किसने, चालुक राजा कुमारपाल। चालुक राजा जो कुमारपाल था, इन्होंने पशु पे जो क्रूरता करता था ना, उसके लिए उसको काशी क्षेत्र भेज दिया था। अच्छा ठीक है। कादम कादम राजाओं की राजधानी थी, बताइए। किसकी राजधानी कादम थी, बताइए। कादम की राजधानी कौन थी। तो भैया कादम की जो राजधानी हो जाएगा ना गुरु, इसका हो जाएगा आंसर आपको वनवासी। कादम राजाओं की राजधानी, बताइए कादम राजाओं की राजधानी कौन सी थी भैया, वनवासी। बोला था वनवासी। निम्नलिखित में कौन एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था। निम्नलिखित में कौन काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था, कौन सा था भैया। तो बी नंबर मोटापल्ली था, मोटूपल्ली था भैया। ठीक है ना, काकतीय राज्य में एक अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था, मोटूपल्ली था। ठीक है। दक्षिण भारत के किस राजवंश राजा ने रोम राज्य में एक दूत 2026 ईस्वी में भेजा था। ठीक है ना, दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईस्वी में भेजा था, तो भैया कौन था, तो पांड्या था। नहीं हुआ था, पांड्या ने जो है ना रोम राज्य में एक दूत भेजा था 26 ईसा पूर्व में। ठीक है, 88 नंबर। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किससे स्थापित किया गया। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था भैया, अभी जस्ट पढ़े हम लोग, चीयर ने पढ़ा था। क्या है, चीयर ने क्या किया था भैया, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध स्थापित किया था। ठीक है, चलिए अब लास्ट पेज है इसका। मीनाक्षी मंदिर स्थित है कहाँ है भैया, मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, मदुरई में। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर की यहाँ मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है भैया, मदुरई में। ठीक है, देखते हैं कहते हैं उत्तराखंड वाला यूपीपीसीएस एलडीए सब में पूछा है। मीनाक्षी मंदिर आइए मिला लेते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ गया भैया, मदुरई में हो गया। महाकाल मंदिर कहाँ गया, उज्जैन में। महाकाल मंदिर उज्जैन में। तो बैंक बेलूर मठ कहाँ गया, बेलूर मठ हो जाएगा तुमको कहाँ पे जनता है, पश्चिम बंगाल में जाता है, हावड़ा पश्चिम बंगाल में। मैं कह फिर उमल नहीं हो गया, मिला लीजिए इसमें। देखिए एक का दो कौन हो गया, एक का दो मारिए, बी नंबर दबा कर लाइन। कोई नहीं साथियों, अब ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। ठीक ना, दक्षिण भारत के मंदिरों का आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे। दक्षिण भारतों के मंदिरों का आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे, बताइए। गोपुरम कहते थे। ठीक ना, इस तरह हम लोगों ने संगम काल का पूरा एकदम कंप्लीट कर लिया है ये घटना चक्र को। ठीक ना, इसी तरह हम लोग आगे भी पढ़ते जाएंगे ना। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब हम दबा के करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और वीडियो में कोई तरह का दिक्कत होता है आप लोग कमेंट में जरूर बताते जाएंगे। फिलहाल हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। लगे रहिए और पढ़ेंगे इस बार, लेंगे सरकारी नौकरी मिलजुल कर। ठीक है, जय हिंद जय भारत।